नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो देख रहे थे वो इकोनॉमिक्स को लेकर देख रहे थे और इसके पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के टाइप्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने पढ़े थे, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, जैसे अल्प विकसित, ठीक है, विकासशील और विकसित, इन सब की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली आपका जीडीपी क्या होती है इसके ऊपर बेस है और इसका जो लेवल रहेगा वो यूपीएससी को लेकर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है ऊंचाई पर जा रही है, इंडिया की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, या फिर आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, अर्थव्यवस्था का ऊपर जाना या अर्थव्यवस्था का डाउन जाना या डाउनफॉल आना क्या होता है। देखिए, ये जो सारी टर्म्स होती है ये आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम क्या होती है, देखिए भारत जो देश है, भारत देश की, पूरे भारत की जो आय होती है उसको राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पूरे भारत देश की आय यानी कि भारत में रहने वाले सारे लोगों की आय। लेकिन आप सोचिए कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इनकी पर्टिकुलर व्यक्ति की आय को माप सकें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति की आय को मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। तो ये जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ये गणना की जाती है आपके गुड्स और सर्विसेज को लेकर। ठीक है, अब ये गुड्स क्या है, जैसे कोई भी वस्तु, ठीक है, वो होती है आपके गुड्स, जैसे कि आपके कार हो गया, पेन, पेंसिल, ठीक है, ये सब क्या है आपके गुड्स। और सर्विसेज के अंदर वो चीज़ें आती है जहाँ पर हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो वो उसकी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कोई टीचर आपको ट्यूशन दे रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। इसी प्रकार से बीपीओ, कॉल सेंटर, ठीक है, मैकेनिक, ये सारे क्या हैं, ये सर्विस सेंटर्स हैं जो हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय आय होती है, ये राष्ट्रीय आय ही डिसाइड करती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है या अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय आय होती है, इस राष्ट्रीय आय में चार चीज़ों को जो हम जनरली पढ़ते हैं, जनरली नहीं कहेंगे हम, स्पेशली चार चीज़ें ही इसमें पढ़ी जाती है। पहला है आपका जीडीपी और दूसरा है आपका जीएनपी। ठीक है, अब यहाँ पर जीडीपी जो होता है, जीडीपी से रिलेटेड होता है आपका एनडीपी। जैसे जीडीपी होता है वैसे एनडीपी होता है। इसी प्रकार से जैसे जीएनपी होता है उसी प्रकार से एनएनपी भी होता है। अब ये क्या होता है इसको आगे जानेंगे, बस इतना सा याद रखिए कि भाई जीडीपी से बनता है आपका एनडीपी और जीएनपी से बनता है आपका एनएनपी। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये टर्म जो है जीडीपी आई, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें पूरी तरीके से डाउनफॉल आ गया था। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। ठीक है, बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था उससे बिगड़ चुकी थी। तो इसके चलते चलते 1930 के दशक में एक आर्थिक मंदी का दौर आया। ठीक है, आर्थिक मंदी में क्या हुआ कि बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो पूरी डाउन होती चली जा रही थी। तब ऐसे समय में लोगों ने, जो देशों की अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने धीरे धीरे अपने को विकसित करना शुरू किया। अब देखिए क्या हुआ कि इनमें विकास तो होता गया। 30 के दशक के आसपास आते आते जो देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, 30 के दशक तक आते आते इनमें विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, इनमें विकास होना तो शुरू हुआ देशों की अर्थव्यवस्थाओं में, लेकिन ये देश ये सोचने लगे कि भाई ये जो विकास हो रहा है, क्या ये सही विकास हो रहा है या फिर इसको विकास ही कहेंगे, इसका पैमाना क्या होना चाहिए। तब ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ उन देशों की जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि जो बैंकिंग संस्थाएं थी, वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ये जो विकास हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, इस विकास को हम मापेंगे और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में
आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, अब देखिए जो बैंकिंग संस्थाएं थी उन संस्थाओं ने अपने कुछ मानक बनाए, ठीक है, कुछ पैमाने उन्होंने डिसाइड किए और वो सभी देशों को प्रोवाइड करे। लेकिन इससे क्या हुआ कि प्रत्येक देश जो है वो अलग अलग प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मापने लगा और अलग अलग तरीके से देश कहने लगे कि भाई हम तो जो है अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उनका पैमाना कुछ और था। और कुछ देश अलग पैमाने से अपनी अर्थव्यवस्था को माप के कह रहे थे कि हम भी वृद्धि दर जो है हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो तब देखिए क्या हुआ कि एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स, इनको सिमोन कुजनेट्स भी कहा जाता है। ये अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे। ये सामने आए और इन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम था जीडीपी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, मतलब साइमन कुजनेट्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने एक टर्म दी जिसको इन्होंने कहा जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर इन्होंने बताई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई जो जीडीपी एक पैमाना है, इस पैमाने के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को माप सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने 1935 से लेकर 1944 तक इस पैमाने का यूज़ किया। ठीक है, धीरे धीरे ये पैमाना क्या है बड़े लेवल पर फेमस होने लगा और अंत में जाकर इतना फेमस हो गया कि लास्टली इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। अब देखिए 1945 तक आते आते जो आईएमएफ था उसने इसी पैमाने को अपना लिया। ठीक है, किस पैमाने को? जीडीपी को अपना लिया। अब ये जीडीपी जो है जब आईएमएफ ने अपनाया तो धीरे धीरे सारे देशों में ये पैमाना जो है आपका फैलने लगा। तो सारे देश जो है अब जीडीपी को मापने लगे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो आर्थिक मंदी आई, जब देश धीरे धीरे उससे तरक्की करने लगे तो सभी देशों में ये कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि भाई हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में वास्तव में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे नापें। तो इसको नापने के लिए एक अर्थशास्त्री सामने आए जिनका नाम था साइमन। ठीक है, ये साइमन ने एक टर्म दी जिसको इन्होंने नाम दिया जीडीपी। साइमन ने इस जीडीपी टर्म को 1935 में इजाद किया था और 1935 से लेकर 1944 तक इन्होंने इसका यूज़ किया। आगे जाकर 1945 में आईएमएफ ने इस जीडीपी को अपनाया और धीरे धीरे सारे देशों ने इस जीडीपी को अपना लिया। यानी अब कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा था जीडीपी के थ्रू कि भाई अगर जीडीपी अच्छी है तो हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, और जीडीपी में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जीडीपी होती क्या है। देखिए जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी। तो यहाँ पे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वे सभी चीज़ें जो देश के अंदर, माइंड इट यानी ध्यान रखिए, वे सभी चीज़ें जो देश के अंदर यानी डोमेस्टिक, जो वर्ड यूज़ किया गया है डोमेस्टिक, वे सभी चीज़ें जो देश के अंदर उत्पादित की जाती है उनका आर्थिक मूल्य। ठीक है, मतलब जो देश है आपका उसके अंदर यानी घरेलू, उसके अंदर जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही है उनका आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य का मतलब होता है कि मुद्रा में उनका मूल्य। ठीक है, तो ये पहली लाइन बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको यूपीएससी लेवल के तरीके से भी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं कि वे सभी चीज़ें जो देश के अंदर उत्पादित की जाती है उनका आर्थिक मूल्य क्या होता है, आपका जीडीपी कहलाता है। ठीक है, डोमेस्टिक मीन्स विद इन कंट्री, ये मैंने आपको बता ही दिया कि डोमेस्टिक यानी घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादित हो रहा है वो सारी चीज़ें आपकी जीडीपी कहलाती, उनका आर्थिक मूल्य। ठीक है, सभी चीज़ों से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से है। ठीक है, सभी चीज़ें मतलब यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि गुड्स और सर्विसेज यानी दो तरीके की चीज़ें उस देश में पैदा हो रही है। एक तो आपके गुड्स यानी कि सामान पैदा हो रहे हैं, उत्पादित हो रहे हैं, और दूसरा आपके जो सर्विसेज है वो उत्पादित
हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो कहलाया वो कहलाया आपका जीडीपी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब थोड़ा यूपीएससी लेवल पर अगर हम जाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जीडीपी यानी इसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मैंने इसका अर्थ भी बता दिया, ग्रॉस का मतलब टोटल भी होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी होता है। तो ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि भाई एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश की घरेलू सीमा, मान लीजिए कि एक देश है, उसकी ये सीमा है, ठीक है। तो इस सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक देश है, ये उसकी सीमा है, इस देश की सीमा के अंदर कुछ वस्तुएं उत्पादित हो रही है और कुछ सेवाएं जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इन दोनों का जो अंतिम मूल्य होगा वो आपका जीडीपी कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली है कि भाई सबसे पहले तो भौगोलिक सीमा है इसकी, और एक ये अंतिम मूल्य एक वर्ड आया है। देखिए, अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ जो उत्पाद होते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो लास्टली हम जो है उसको उपभोग कर लेते हैं, और कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको कच्चे माल के रूप में उत्पादन क्रिया में काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि अगर आप गेहूं का आटा अगर आप खरीद कर लाते हैं, उस आटे की आप रोटी बनाते हैं, तो वो हो गया आपका अंतिम उत्पाद। क्यों? क्योंकि आपने उसका उपभोग कर लिया। जबकि उसी आटे को अगर कोई बेकरी वाला ख़रीदता है और फिर उस आटे से बिस्किट बनाता है, तो वो जो बिस्किट होंगे वो उसका अंतिम उत्पाद होगा, और वो जो आटा उसने ख़रीदा वो उसका कच्चा माल होगा। यानी देखिए, यहाँ पर उन्हीं वस्तुओं को गिना जा रहा है जो अंततः उपभोग में लाई जा रही है ना। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि ये कार है, इस कार का इंजन बन रहा है, ठीक है। अब इंजन तो आप डायरेक्टली खरीदेंगे नहीं, एक कंपनी इंजन बना के दे रही है, एक कंपनी मान लीजिए कि आपका उसका बॉडी पार्ट बना रही है। तो जब इंजन मार्केट में बन रहा है तो आप वो इंजन तो खरीदेंगे नहीं अकेले, पूरी कार खरीदेंगे। तो ये इंजन को कौन खरीद रहा है? इंजन को खरीद रहा है कार बनाने वाली, जो बॉडी बना रही है कार की, वो कंपनी खरीद रही है। वो इंजन को खरीद कर किस में लगा रही है? कार में लगा रही है। तो ओवरऑल जो मूल्य है वो किसका है? कार का हो रहा है, वो किसी इंजन का नहीं हो रहा, वो हो रहा है आपके कार का। तो ये अंतिम मूल्य वही है, यानी वस्तुएं जिनका अंतिम मूल्य हो वो उस देश की जीडीपी कहलाता है। बहुत सरल शब्दों में, यानी एक देश है, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी वस्तुएं जो बन रही है, वस्तुएं दो प्रकार की, एक हो गया आपके गुड्स और एक हो गया आपके सर्विसेज। तो इन दोनों वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो आपका जीडीपी कहलाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत विदेशी भी आते हैं और देशी भी आते हैं। मान लीजिए कि ये भारत की सीमा है, अब इसमें कार एक इंडियन कंपनी बना रही है और एक विदेशी कंपनी भी बना रही है। तो जो विदेशी कंपनी है और इंडियन कंपनी है, दोनों को मिलाकर ही जीडीपी की गणना की जाती है, ठीक है। अब इसमें विदेशी को हटाएंगे तो वो एक अलग टर्म हो जाती है, लेकिन अभी बात चल रही है जीडीपी की। तो जीडीपी सिंपली क्या है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो देशी लोग कर रहे हो या विदेशी लोग कर रहे हो, सारा सब कुछ, विदेशी लोग भी अगर इस सीमा के अंतर्गत अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। तो ये सारा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब इसमें तीन शर्तें हैं, ये तीन शर्तें एक बार देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला, एक वित्तीय वर्ष, यानी ये जो गणना की जाएगी ये एक साल के लिए की जाएगी, ठीक है। सबसे पहली शर्त एक वित्तीय वर्ष, ठीक है। दूसरी शर्त घरेलू सीमा, यानी अगर आप किसी देश की जीडीपी काउंट कर रहे हैं तो उसी देश की सीमा के अंतर्गत आपको काउंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अंतिम मूल्य। तो ये तीन चीज़ें, आप तीन शर्तें याद रखिएगा क्या क्या। पहला एक वित्तीय वर्ष, दूसरा घरेलू सीमा और तीसरा अंतिम मूल्य, ठीक है।
तो ये होता है आपका जीडीपी। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा एडिशन है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा के साथ साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा दूसरे देशों में स्थापित हमारे दूतावास, मिलिट्री बेस भी शामिल होते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पर हमने बोला 3 शर्तें बताई। पहला 1 वित्तीय वर्ष, दूसरी शर्त हमने बताई घरेलू सीमा। अब देखिए घरेलू सीमा क्या होती है? क्या ये केवल हमारा जो इंडिया है तो इसके भौगोलिक अंदर अंदर तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या होता है कि दूसरे देशों में अगर हमारे दूतावास बने हुए हैं, एम्बेसी जो बनी हुई है या फिर मिलिट्री बेस बने हुए हैं, वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जैसे एम्बेसी है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उसका जो उसे चार्जेस मिल रहा है, उसकी जो कमाई हो रही है, वो सब चीज़ें भी जीडीपी में काउंट होती है। कई बार ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई भौगोलिक सीमा का मतलब केवल भारत की सीमा से है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में हमारे जो दूतावास बने हुए हैं, वो दूतावास या मिलिट्री बेस भी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एक शब्द और इसमें आया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं तथा 200 नॉटिकल मील तक खनन परीक्षण कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि भाई ये क्या होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। देखिए क्या है कि जो आपका पूरा का पूरा विश्व है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 महाद्वीप हैं, उसके अलावा महासागर है। अब देखिए जो देश हैं, स्थलिक जो आपकी आकृति है, वहाँ पर तो देशों ने अपनी भौगोलिक सीमाएं डिसाइड कर ली, लेकिन जब बात आई कि भाई ये समुद्र, इस समुद्र का बंटवारा कैसे करें, क्या जैसे ये आपका दक्षिण अमेरिका देश है, तो क्या ये जो महासागर इसके पास में आ रहा है, इस पे पूरे पे इसका अधिकार है? क्या ऐसा होगा? जिसके पास समुद्र नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? तो ऐसे में क्या हुआ कि जो आपका यूनाइटेड राष्ट्र है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस हैं, उसने 1982 में क्या किया, एक समझौता, एक संधि पेश की। इस संधि के अंतर्गत उसने बताया कि भाई ये जो विश्व में, पूरे विश्व में जो आपका समुद्र है, महासागर है, इसका बंटवारा कैसे करना है। उसने एक नियम निकाल के दिया, एक तरीके से ऐसे समझिए। उस नियम को कहा गया अनक्लॉस। 1982 में ये संधि बनी। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, सिंपल भाषा में इसको कहा जाता है। इस समुद्री कानून के अंतर्गत उसने एक नियम प्रस्तुत किया कि भाई जो भी देश समुद्र के आसपास हैं, उसने एक सीमा बता दी कि यहाँ इस सीमा तक वो क्या कर सकता है, ये क्रियाएं कर सकता है। ठीक है। यानी जैसे ये वाले देश समुद्र के पास हैं, भारत जो है प्रायद्वीपीय भाग, वो भी हिंद महासागर क्षेत्र में आता है। तो क्या किया कि इस संधि के तहत उन्होंने कुछ सीमाएं निश्चित कर दी कि इन सीमाओं तक ये क्रियाएं की जा सकती है। अब वो सीमाएं क्या थी और क्या कहलाती है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि भाई जब पूरा विश्व ये जो बना, तो इस विश्व में जो देश थे उन्होंने अपनी स्थलिक भौगोलिक सीमाएं तो निश्चित कर ली, लेकिन जब बात आई समुद्र की तो एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि भाई समुद्र का बंटवारा कैसे किया जाए। तब 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संधि पेश की, जिसको अनक्लॉस के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत समुद्र में किसका कितना क्षेत्राधिकार होगा, ये डिसाइड किया गया। और ये जो संधि है, ये वास्तव में 1994 में जाकर लागू हुई थी। ठीक है। अनक्लॉज इसका नाम है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून हिंदी में इसको जाना जाता है। अब देखिए इसको, इन्होंने जो क्षेत्र डिसाइड किए या फिर जो एरिया डिसाइड किया, वो किस आधार पर डिसाइड किया। जैसे इसको हम समझेंगे इंडिया से। देखिए इंडिया का ये प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है। यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और ये नीचे जो है आपका हिंद महासागर स्थित है। अब देखिए क्या किया कि ये जो भारत की जो तट रेखा है, ये थोड़ी कटी फटी है। ठीक है। थोड़ा कोना यहाँ पे निकला हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा पीछे हो गया, फिर ये थोड़ा कोना देख सकते हैं यहाँ निकला हुआ है, ये थोड़ा पीछे हो गया। तो क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक इमेजिनरी आधार रेखा मानी। ये आधार रेखा का क्या मतलब था? इसका मतलब सिर्फ इतना था कि भाई ये जो कोने निकले हुए हैं, इनको एक सपाट
रेखा में परिवर्तित कर दिए जाए। तो यहाँ पर एक इमेजनरी आधार रेखा मान ली गई, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये एक आधार रेखा, बेस लाइन इसको बोला गया। अब फिर इसके बाद इन्होंने शुरू किया कि भाई एक आधार रेखा से आगे का क्या है ये देखिए। अब इन्होंने क्या किया कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी, इसको कुछ नाम दिया। इसी प्रकार से इसी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी, और फिर तीसरा इन्होंने आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी, यानी 3 नियम इन्होंने दिए। अब सबसे पहले तो नॉटिकल मील क्या है, देखिए जब हम भौगोलिक स्थल पर हम दूरी को नापते हैं तो उसे किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन जब बात आती है समुद्र की तो वहाँ पर जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। एन फॉर नॉटिकल, एम फॉर माइल, ठीक है, नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील इसे कहा जाता है। और एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील होता है आपका 1.85200 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 1.8 किलोमीटर एक समुद्री मील होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो दूरियां डिसाइड कर दी, यानी एरिया डिसाइड कर दिया कि भाई हम जो हैं किसी भी देश के पास के समुद्र में 3 जो हैं क्षेत्र बना रहे हैं, 3 एरिया डिसाइड कर रहे हैं। उनका जो क्षेत्र है, सबसे पहले तो हमने एक आधार रेखा बनाई कि भाई आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील की दूरी है, 12 नॉटिकल मील की दूरी है, इसको इन्होंने कहा प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, प्रादेशिक क्षेत्र। यानी ये जो तट रेखा है, तट रेखा से एक आधार रेखा खींची और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को उन्होंने प्रादेशिक क्षेत्र कहा। इस क्षेत्र में किसी भी देश को वो अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि उसको अपने पूरे स्थल पर प्राप्त हैं, ठीक है। यानी कोई भी देश अपने स्थल पर जो भी अधिकार प्राप्त करता है वो सारे अधिकार उसको इस समुद्र में आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी में भी वही अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी का जो क्षेत्र था उसको इन्होंने कहा संलग्न क्षेत्र, ठीक है। संलग्न क्षेत्र में क्या कहा, भाई यहाँ पर जो है आप टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है, कोई आप जो है अप्रवासी कानून लागू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आप कोई भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई भी आप कदम उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए वैसे तो ये टॉपिक ज्योग्राफी का है, वहाँ आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्ड आया तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील तक तो वो क्षेत्र हो गया जहाँ पर वही अधिकार प्राप्त हैं जो स्थल में प्राप्त हैं। 24 नॉटिकल मील में थोड़े अधिकार कम हो जाते हैं, यहाँ पर केवल उन्हें कुछ क्रियाएं करने का अधिकार होता है। इसके बाद जो आपका आता है 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है, इस एरिया को इन्होंने कहा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई भी देश अपना खनन कर सकता है, कोई नए परीक्षण कर सकता है। अगर खनन का मतलब है समुद्र में अगर कोई आपका मिनरल मिल रहा है, ठीक है, पेट्रोल मिल रहा है, तो उसको आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अनक्लॉस जो संधि थी 1982 की, उसने किसी भी समुद्र में 3 क्षेत्र स्थापित किए और देशों में उसका बंटवारा कर दिया। अब जिस देश के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका पास में आ गया, 200 नॉटिकल मील की दूरी नहीं मिल रही या 24 नॉटिकल मील की दूरी नहीं मिल रही, तो इसका इन्होंने क्या तोड़ निकाला, इन्होंने निकाला कि भाई जो दूरी है उसका आधा आधा, मतलब हाफ हिस्सा इधर रहे हाफ हिस्सा इधर रहे। इस तरीके से इन्होंने पूरा ये डिसाइड कर दिया। वैसे ये ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में जाके इसको पढ़ सकते हैं। अभी हमारा पार्ट चल रहा था जीडीपी, तो इसमें हमने देख लिया कि भाई अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर भी अगर कुछ चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आपके जीडीपी में काउंट की जाएगी। ये बात हमने पढ़ा। अब देख सकते हैं आप भाई, ये इंडिया का जो मैप है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं 200 नॉटिकल मील का एरिया है। यहाँ पर भारत का जो भी आपका प्रोवाइड होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, वो सब आपके जीडीपी में काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप भी भारत का हिस्सा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपका, ये जीडीपी में काउंट होता है, ठीक है।
अब देखिए कुछ टर्म्स जो है वो ध्यान रखने वाली है कि जीडीपी में निम्नलिखित उत्पाद गतिविधियों को नहीं जोड़ा जाता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मध्यवर्ती वस्तुएं कभी भी जीडीपी में जोड़ी नहीं जाती। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं, डायरेक्टली उपभोग कर रहे हैं तो अंतिम वस्तु होगी, लेकिन अगर उसको बेकरी वाला खरीद रहा है और उससे बिस्किट बना रहा है तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई उसके लिए, तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपको एक शर्ट या फिर टी शर्ट खरीदते हैं, उस टी शर्ट को किससे बनाया जा रहा है? धागे से बनाया जा रहा है। तो वो जो धागा है वो एक मध्यवर्ती वस्तु हो गया, किसके लिए? टी शर्ट बनाने वाले के लिए। तो की जो प्राइस होती है वो नहीं जोड़ी जाती। यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई धागे का प्राइस भी काउंट कर रहे हैं और टी शर्ट का प्राइस भी काउंट कर रहे हैं और इन दोनों को मिलाकर जीडीपी बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो टी शर्ट बनाने वाला है वो जब उस टी शर्ट को मार्केट में बेचने जाएगा तो वो अपनी पूरी कॉस्ट निकाल के तो बेचने जाएगा। उसको धागा कितने का पड़ा, उसको लेबर कितने की पड़ी, इन सबको जोड़ के ही तो वो टी शर्ट को बेचेगा। तो उसमें ही ऑलरेडी जब ये चीज़ें जुड़ी हुई है तो इनको एक्स्ट्रा में जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ जोड़ा नहीं जाता। दूसरी चीज़ याद रखने वाली है, पुरानी वस्तुओं की खरीद या बिक्री जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती। क्यों नहीं जोड़ी जाती? क्योंकि वो ऑलरेडी काउंटेड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सेकेंड हैंड स्कूटर बेचा, तो इस स्कूटर को अब हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये बना था, जिस टाइम आपने नया खरीदा था, उस समय ही ये जीडीपी में काउंट हो चुका था। अब आप तो इसे सेकेंड हैंड होने के बाद बेच रहे हो तो दोबारा ये काउंट नहीं होता। हाँ, लेकिन इस पर अगर कोई ब्रोकर या कमीशन किसी को मिल रही है तो वो जीडीपी में काउंट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। विदेशों से अगर कोई उपहार प्राप्त होता है तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा। किसी उत्पादक इकाई द्वारा विद्युत आदि की खरीद पर किया गया खर्च, ये भी आपका जीडीपी में काउंट नहीं होता। मतलब मान लीजिए कि कोई आपका पेन बनाने वाली कंपनी है, अब वो जो पेन बना रही है उसकी मशीनों के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का वो उपभोग कर रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल चुका रही है उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। वो आपका ओवरऑल जब पेन बेचेगी तो उसमें ऑलरेडी वो कॉस्ट इंक्लूड होती है, इसलिए ये भी आपका नहीं आता। शेयर या फिर ऋण पत्र, ठीक है, ये आपके जीडीपी में काउंट नहीं होते। एक पक्षीय भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जिनको देने की एवज में हमें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यानी जिनको हम केवल दे रहे हैं, उनसे हमें कोई लाभ या कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, सरकार केवल पेंशन देती है, इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता। बेरोजगारी भत्ता हो गया, अनुदान हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है? एक पक्षीय भुगतान है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो याद रखने वाली है। एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ली जाती है कि भाई जीडीपी में निम्नलिखित में से किन किन को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो पहला देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं इंक्लूड नहीं की जाती, पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं आती। हाँ, इनकी कमीशन और ब्रोकरनेस जो ठीक है, जो कमीशन जो होती है वो जरूर इंक्लूड की जाती है। विदेशों से प्राप्त उपहार इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। शेयर, ऋण पत्र, एक पक्षीय भुगतान, ये जो हैं आपके इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, धन्यवाद।